आप सभी को यथोचित अभिवादन। साझेदारी खातों के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ख्याति यानी कि गुडविल। देखिए, ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई रेपुटेशन यानी प्रसिद्धि से है, जो स्वामियों की मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्जित होती है। ठीक है, यानी कि वो मेहनत कर रहे होंगे और ईमानदार भी होंगे तो उनकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होगी। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करती है तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होंगे वे बार बार आएंगे। परिणाम स्वरूप वह फर्म भविष्य में अधिक लाभ अर्जन कर सकेगी। तो हम क्या कहें ख्याति के बारे में कि किसी फर्म की प्रसिद्धि का एक ऐसा मूल्य है ख्याति, जिससे वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। ठीक, तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि गुडविल जो है वो दरअसल क्या है, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। गुडविल क्या है? अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। ओके, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज इट्स गुडविल। ओके, कुछ परिभाषाएं, ये छोटी सी परिभाषा मैंने बोली अभी, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता ही गुडविल है। ठीक है, चलिए, लॉर्ड लिंडले क्या कहते हैं? ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। देखिए, बात ये वही है लगभग जो मैं ऊपर बोल रहा हूँ। प्रसिद्धि और संबंध जो आपके अच्छे हैं किसी के साथ, उससे ग्राहक आपके यहाँ ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा विक्रय होगा, ज़्यादा लाभ होगा। ठीक, इसमें स्पाइसर और पैगलर की जो सेंटेंस है उसे भी सुन लें आप। ख्याति वह तत्व है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंधों और उस व्यवसाय को प्राप्त अन्य लाभों के कारण उत्पन्न होती है। मतलब ये कुछ लाभ मिलते हैं उस व्यवसाय को अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा कि उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उसके संबंध अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे हैं, या कुछ और भी लाभ हो सकते हैं जो उस व्यवसाय को केवल मिले हैं, जिसके कारण वह व्यवसाय उस व्यवसाय में लगी हुई मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से कुछ ज़्यादा कमाता है। देखिए, जैसे आपने मान लिया 10 लाख लगाए, तो 10 लाख पर अगर मान लेते हैं उस इंडस्ट्री में 20% रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपको कितना कमाना चाहिए उसमें? 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख कमाना चाहिए। ठीक है, और मान लिया आपने 3 लाख कमाए हैं, तो ये जो 1 लाख आपने कमाए एक्स्ट्रा, ये गुडविल की वजह से है, ऐसा कहा जा सकता है। गुडविल की कुछ विशेषताएं हैं, ज़रा हम इन पे भी ध्यान दे दें। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य मीन्स जिसे आप देख नहीं सकते, इनटेंजिबल असेट। जैसे एकस्व आता है, इसके अंतर्गत व्यापार आते हैं, व्यापार चिन्ह आते हैं, प्रकाशनाधिकार आते हैं। ये सब अदृश्य संपत्तियों के उदाहरण हैं, ये गुडविल के उदाहरण नहीं है। ये अदृश्य संपत्तियां हैं, उन्हीं की श्रेणी में आती है गुडविल। यह नष्ट भ्रष्ट नहीं होती, यानी कि वियर एंड टियर नहीं हो सकती। इस पर अन्य स्थायी संपत्तियों की तरह ह्रास नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये वियर एंड टियर होने वाली संपत्ति नहीं है। ऐसी संपत्तियां जिनमें वियर एंड टियर यानी कि समय के साथ साथ, उपयोग के साथ साथ, जिसमें कुछ वियर एंड टियर यानी कि खराबी या कमी आती है, उन पे डिप्रिसिएशन लगता है, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। अच्छा, ये एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है। लाभार्जन में ये सहायक है, लाभार्जन ही नहीं, अधिक लाभार्जन में सहायक है। अच्छा, मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव। गुडविल का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। इसमें इसमें बेसी या कमी होती रहती है। ठीक है, या तो बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये इसमें होता रहता है। यद्यपि ख्याति पर ह्रास तो नहीं लगता, लेकिन इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन व्यवसायों में अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट होते हैं, अर्थात सामान्य लाभ की तुलना में जहाँ पे लाभ ज़्यादा होते हैं। मैंने बोला था कि अगर किसी इंडस्ट्री में 2 लाख वहाँ का सामान्य लाभ है और अगर आप 3 लाख कमा रहे हो, तो अल्टीमेटली 1 लाख जो हुआ, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, 1 लाख अतिरिक्त लाभ है, जिसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, या बोलते हैं अधिलाभ। क्या बोलते हैं? अधिलाभ, अधिक लाभ, जो सामान्य लाभ से थोड़ा अधिक है, वो अधिलाभ। ठीक, ख्याति तभी मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है।
ख्याति को अलग से नहीं बेचा जा सकता। इसे संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय के साथ ही बेचा जा सकता है। इसका केवल एक ही अपवाद है, वह है नए साझेदार के प्रवेश के समय, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय। तब तो आप इसमें ख्याति का एक हिस्सा, जितना आपका हिस्सा होगा या जितना नए आने वाले पार्टनर का हिस्सा होगा, उतने मूल्य की ख्याति आप बेचेंगे। अदरवाइज़ आप ख्याति को तभी बेच पाएंगे जब आप पूरे व्यवसाय का विक्रय कर रहे हों। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ख्याति का सही सही मूल्य करना कठिन है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय की आंतरिक और बाह्य गतिविधियों में परिवर्तन के साथ साथ इसके बाजार मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसका मूल्यांकन करना सही सही बहुत कठिन है। अब महत्वपूर्ण बात है कि वो कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से ख्याति उत्पन्न होती है। इसे ज़रा ध्यान से सुन लें और समझने की कोशिश कर लें। देखिए, ख्याति की उत्पत्ति के कारणों में पहला है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। अगर किसी व्यवसाय का जो व्यापारिक केंद्र है, वह जो है किसी व्यवसाय का जो कह लीजिए कि प्रतिष्ठान का जो स्थान है, अगर वह शहर या गांव या जहाँ कहीं भी उसके अगर सेंटर में है, केंद्र पर है, तो उसकी ख्याति अधिक होगी। जैसे लखीमपुर शहर में बड़ा चौराहा, बड़े चौराहे के आसपास जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनकी एक अपनी ख्याति है। कारण क्या है? देखिए, बड़ा चौराहा जो है ना, वो सिटी का जो है ना, हार्ट ऑफ सिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? हार्ट ऑफ सिटी, यानी कि शहर का केंद्र। तो वहाँ अगर कोई शॉप होगी तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राहक ज़्यादा आ सकेंगे, आसानी से आ सकेंगे, और इस तरह से उसकी ख्याति ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में आता है प्रबंधकी कुशलता। अगर प्रबंधक अच्छे हैं या प्रबंध संचालन अनुभवी, योग्य और दूरदर्शी प्रबंधकों के हाथ में है, तो भी ग्राहक संतुष्ट होंगे और इससे व्यवसाय के लाभ निरंतर बढ़ते जाएंगे और ख्याति भी बढ़ती चली जाएगी। व्यवसाय की अवधि, लॉन्गेविटी, आप बिजनेस, कितने समय से बिजनेस चल रहा है। देखिए, कई सारे ऐसे बिजनेस संस्थान हैं जो लिखते हैं पिछले 30 वर्षों से सेवारत। ये 30 वर्ष क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है इनको? क्योंकि इसके ज़रिए आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमारा भरोसा जो है वो काफ़ी पुराना है, हम अच्छे हैं दूसरों की अपेक्षा जो नए हैं। ठीक है ना? तो व्यवसाय की अवधि भी यहाँ पे गुडविल को बढ़ाती है। वस्तु की प्रकृति, जिस वस्तु का आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर यह महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से आपकी गुडविल बड़ी अच्छी होगी। और मान लिया आप कोई ऐसी वस्तु में बिजनेस कर रहे हैं जिसका लोगों पे बहुत अंतर नहीं पड़ता, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि नित्य प्रति जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी मांग स्थिर रहेगी, ख्याति का मूल्य अधिक होगा। ऐसी वस्तुएं जहाँ पे व्यवसाय हो रहा है जो जीवन यापन की नहीं है, फैशन की वस्तुएं, उनकी मांग अस्थिर रहती है। अगर सब कुछ ठीक हो, शांतिकाल हो, तो ये फैशन की वस्तुओं की बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन अगर युद्ध काल हो या महामारी का काल हो तो इन फैशन की वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, घर पे रहते हुए कितने लोग हैं आप में से जो बहुत मन से किसी दिन उठे हों और बढ़िया तैयार हुए हों, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं उस समय तैयार होते हैं। यानी कि फैशन कब है? जब आप बाहर आ जा रहे हैं। महामारी काल में जैसे कोरोना का संकट चल रहा है, तो कोरोना संकट में फैशन उतना ज़्यादा फैशन में नहीं है फ़िलहाल। चलिए, आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो वस्तुएं फैशन की हैं उनमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो संभव है कि आपकी गुडविल उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो। लेकिन अगर आप नित्य प्रति की आवश्यक जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं उनका बिजनेस करते हैं तो आपकी गुडविल बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। लाइसेंस का होना, अगर आपके फर्म का लाइसेंस है तो आपकी गुडविल अच्छी हो सकती है। एकाधिकार तथा अन्य अधिकार, देखिए किसी उपक्रम का बाजार पर एकाधिकार है तो इसके लाभ में निश्चितता और स्थिरता रहेगी। एकाधिकार का मतलब है नो कम्पिटिटर, और ये एकाधिकार कुछ इस तरह से आते हैं जैसे आपने पेटेंट करा रखा है। पेटेंट का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं वह केवल आप कर सकते हैं या आपकी अनुमति से ही कोई दूसरा कर सकेगा। व्यापार चिन्ह का मतलब ट्रेडमार्क होता है जो आपको अन्य कंपनियों से थोड़ा अलग करता है। कॉपीराइट में इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वह आपका पेटेंट के जैसा ही। आप ऐसे मान लीजिए पेटेंट जो है वो वस्तुओं का है और कॉपीराइट जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होता है।
कुछ और छूटें अगर आपको प्राप्त हैं सरकार के द्वारा, तो ऐसे उपक्रम में आपकी ख्याति का मूल्य अन्य की अपेक्षा अधिक हो सकता है। जोखिम की अपेक्षा, यदि व्यवसाय में जोखिम अधिक है तो ख्याति का मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि लाभ की अनिश्चितता बनी रहेगी। और अगर जोखिम कम है तो ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा, क्योंकि इससे लाभों में स्थिरता आती है। लाभों की प्रवृत्ति, अगर लाभ लगातार बढ़ रहे हैं तो आपकी गुडविल अधिक होगी, और लाभ अगर कम हो रहे हैं तो आपकी गुडविल कम होगी। इसे ऐसे समझ लीजिए कि किसी संस्था का लाभ जो था वो 1 लाख था, फिर 2 लाख था, फिर 3 लाख था। तो इस पिछले 3 वर्षों का, तो इसकी गुडविल ज़बरदस्त है। और किसी संस्था का लाभ मान लेते हैं 5 लाख था, 4 लाख था और 3 लाख था, तो आप पाएंगे कि इसका भी 3 लाख लाभ है पिछले साल का, इसका भी 3 लाख का लाभ है, लेकिन इसकी गुडविल बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें लाभ घट रहा है। भविष्य में प्रतिस्पर्धा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भविष्य में आपको क्या लगता है कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगर कंपटीशन बढ़ने की मात्रा है तो ख्याति कम हो जाएगी। पूंजी की मात्रा कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। ठीक है। इन्होंने बताया कि दो व्यवसायों की लाभ दर अगर एक समान है तो जिस व्यवसाय में कम मात्रा में पूंजी विनियोजित है उसकी ख्याति अधिक मानी जाएगी, और जहाँ पे पूंजी ज़्यादा है और उतना ही लाभ है तो उसकी गुडविल कम मानी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ना कि गुडविल क्या है, लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता। कम पूंजी पे कोई व्यक्ति 5 लाख की पूंजी पे 2 लाख रुपए कमाता है, कोई व्यक्ति 10 लाख की पूंजी पे 2 लाख कमाता है, तो अल्टीमेटली आप गुडविल किसकी बेटर मानेंगे, 5 लाख वाले की ना। कुछ अन्य घटक भी हैं, जैसे अच्छे औद्योगिक संबंध अगर आपके हैं। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब इसका तात्पर्य है प्रबंध का, जो आपके लेबर यूनियन है उनके साथ अच्छे संबंध। अनुकूल सरकारी नियम, आपकी इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं सरकार के नियम भी उसके अनुकूल हों। राजनीतिक दशाएं उस देश में अच्छी हों जहां आप बिजनेस कर रहे हैं। अनुसंधान और विकास के प्रयास, रिसर्च और डेवलपमेंटल एफर्ट्स आप लगातार कर रहे हो जिससे नई नई और गुणवत्तापरक वस्तुएं आप बना पा रहे हो। ब्रांड प्रसिद्धि के लिए आप लगातार अच्छे विज्ञापन कर रहे हो, क्योंकि गुडविल ब्रांडिंग से भी होती है बेटर, और ब्रांडिंग होती है एडवर्टीजमेंट से। वस्तु की किस्म की लोकप्रियता, आपके जो प्रोडक्ट है अगर उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पॉपुलर है, तो निश्चित रूप से आपकी गुडविल अच्छी हो सकती है। ये तो रही बात गुडविल की। गुडविल आप समझ चुके हैं। गुडविल के मूल्यांकन की ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है। जब भी पार्टनर्स के मध्य अगर लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन हो तो गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ता है। कभी कभी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो भी गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। पुराना साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, या किसी साझेदार को निष्कासित कर दिया जाए, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, इन परिस्थितियों में भी आपको गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ और परिस्थितियां भी, जब फर्म बेची जाए, जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ अमेलगमेशन, एकीकरण हो, यानी कि दो फर्म जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसे अमेलगमेशन बोलते हैं। और जब फर्म का कंपनी के रूप में परिवर्तन किया जा रहा हो, साझेदारी से अब आप कंपनी बनने जा रहे हैं, तो भी गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जब फर्म की लाभ हानि ज्ञात करने की विधि में परिवर्तन किया जा रहा हो तो भी गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ेगा। गुडविल का महत्व क्या है अगर हम इसकी बात करें, तो मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी व्यावसायिक संस्थान की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक दक्षता और भविष्य में अधिक उपार्जन का जो दर्पण है उस वह गुडविल को कहा गया है। डिक्सी इसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है क्योंकि इसके देने से वह उस स्थिति में हो जाता है और वह इतनी आय प्राप्त कर सके जितनी कि वह स्वयं के प्रयत्नों से भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई नया साझेदार किसी फर्म में आता है, जब तब उसे पूंजी के साथ साथ उसे उस फर्म की ख्याति में अपना हिस्सा देना पड़ता है। ख्याति में उसे अपना हिस्सा देना पड़ता है। और हिस्सा में मतलब अगर मान लिया किसी फर्म की गुडविल 3 लाख मानी गई, कितना, 3 लाख, और वह व्यक्ति 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है, तो जितनी पूंजी लाएगा, सपोज 5 लाख, वो तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ 3 लाख का 1/3 यानी 1 लाख उसे अतिरिक्त देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। और ये इसलिए क्योंकि वह 3 लाख रुपए जो 5 लाख की उसकी कैपिटल है वो लगाने के अलावा अगर उस फर्म में आ रहा है तो वह 5 लाख से जितना अर्न करता है इंडिविजुअली, उससे कहीं ज़्यादा वो अर्न करने जा रहा है, वो ऐसा मानता है। तो डिक्सी का सेंटेंस फिर से पढ़िए कि कोई भी व्यक्ति ख्याति का मूल्य क्यों देता है। कोई भी व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है क्योंकि
इसके देने से वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह उस आय से अधिक आय प्राप्त कर सके जो वह स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त कर पाता। ठीक है। अच्छा, यदि पूंजी की हानि हो जाए तो कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। ये कुछ कथन हैं, सुन लीजिएगा। जैसे होता ना, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट देन नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ टाइम इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। सिमिलरली यहाँ पर समझिएगा, इफ़ कैपिटल इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर पूंजी का नुकसान हो जाए तो मानिए कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इफ़ कस्टमर आर लॉस्ट, इफ़ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो ये एक अच्छा तरीका है गुडविल के महत्व को बताने का। जो गुडविल है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए गुडविल जो है वो एक अदृश्य संपत्ति ज़रूर है, इंटेंजिबल संपत्ति ज़रूर है, लेकिन ये आर्टिफिशियल संपत्ति नहीं है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल नहीं मानी जाएगी, इसे फिक्स्ड असेट माना जाता है, इसे फिक्टिशियस असेट नहीं कहा जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह एक अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है। ये ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली आकर्षण शक्ति है, ये भी कहा जा सकता है। एक मैंने और बताया था कि अतिरिक्त लाभ अर्जन करने की क्षमता है गुडविल, या ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की आकर्षण शक्ति है गुडविल। ये दरअसल अदृश्य और अमूर्त संपत्ति होती है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसे ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति फिर भी नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कृत्रिम संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता, जबकि लाभ अर्जित करने वाली व्यावसायिक संस्थाओं की ख्याति में मूल्य होता है। तो ख्याति का ग्राहकों के स्वभाव पर निर्भर करता है, मतलब ख्याति ग्राहकों के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो ग्राहकों के स्वभाव का मतलब क्या है, देखिए समझिएगा मेरी बात। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप क्या करने वाले हैं, अब आप ख्याति के नेचर को स्टडी करने वाले हैं। तो ये कैसे निर्भर करता है, यह निर्भर करता है ग्राहकों के स्वभाव पर। कैसे? ग्राहकों की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो ख्याति की प्रकृति का निर्धारण भी व्यवसाय के प्रकार और ग्राहकों के स्वभाव या प्रकार के आधार पर किया जा सकता है। बायोलॉजी, इसके आधार पर ग्राहकों के स्वभाव 4 वर्गों में बांटे गए। एक तो बिल्ली वर्ग, दूसरा कुत्ता, चूहा और खरगोश वर्ग। अब ख्याति की प्रकृति क्या हो गई, ये 4 हो गई। कौन कौन सी? बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, कुत्ते की, चूहे की और खरगोश की प्रकृति की ख्याति। बिल्ली की प्रकृति की ख्याति क्या है? देखिए बिल्ली से आप सभी लोग परिचित हो, मतलब परिचित तो हो ही थोड़ा बहुत। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, जरिए बताइए। वह एक स्थान पर स्थिर रूप से रहती है, अर्थात उसका आकर्षण उस स्थान से होता है। बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है, चाहे घर का मालिक घर छोड़कर चला भी जाए, वह अपने रहने के पुराने स्थान को ही पसंद करती है। तो इस प्रकृति के जो ग्राहक होते हैं ना, वो फर्म से संबंध रखते हैं, उसके स्वामियों से नहीं। अगर उसका स्वामी अपना व्यवसाय बेच भी दे तो जो भी व्यक्ति उस व्यवसाय को खरीदेगा, ग्राहक उसी दुकान पर आता रहेगा। तो इस तरह की ख्याति कभी समाप्त नहीं होती है, इसे बिल्ली की प्रकृति की ख्याति कहते हैं। ऐसी ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है क्योंकि संस्था के स्वामी के परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप समझ गए होंगे, इसका स्थान से संबंध होता है, यानी कि वो दुकान, मैंने अभी उदाहरण दिया था कि बड़े चौराहे पे अगर कोई दुकान है तो उसमें मालिक कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वह व्यक्ति उस दुकान के नाम से वहाँ एंट्री करता है। कुत्ते की प्रकृति की ख्याति क्या होती है? डॉग नेचर गुडविल। देखिए कुत्ता जो होता है वो स्वामी भक्त होता है, वफादार होता है स्वामी का, जहाँ स्वामी रहता है उसी के साथ साथ जाता है। ठीक, इस स्वभाव वाले ग्राहक फर्म की अपेक्षा उसके मालिक से लगाव रखते हैं, मालिक जहाँ भी जाएगा वहीं पर वो ग्राहक जाएगा, तो इसकी ख्याति मालिक के साथ साथ चलती है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ख्याति होती है ये बिल्ली के नेचर की ख्याति से थोड़ा सा इसका मूल्य कम होता है, क्योंकि ये बिजनेस के साथ नहीं, ये बिजनेसमैन के साथ इसका जुड़ाव है। चूहे की प्रकृति की ख्याति, रेट नेचर गुडविल। चूहे का स्वभाव कुत्ते और बिल्ली के स्वभाव से एकदम अलग है। चूहा ना तो किसी स्वामी का भक्त होता है, ना उसको किसी स्थान विशेष से लगाव होता है, वह तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, जहाँ पेट भरने को मिल जाए चूहा वहीं रहता है।
तो इस तरह की व्यवसाय की ख्याति स्थिर नहीं रहती, समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है, घटत बढ़त यानी कि कमी बेसी होती रहती है, और व्यवहार में ऐसी ख्याति का कोई मूल्य नहीं होता, फिर भी बहुत कम मूल्य इसका हो सकता है। अच्छा, एक बंदा और है, खरगोश, उसका नेचर भी जरा सा जानिएगा। रैबिट नेचर गुडविल जो होती है ना, खरगोश स्वभावतः अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। खरगोश अपने निवास स्थान से अधिक दूर नहीं जाता। जैसे कि अगर आप बड़े चौराहे पहुंच गए हैं, तो आप बड़े चौराहे के आसपास की किसी दुकान से आपको अपना सामान ले लेना है। हाँ, उसके इधर उधर आप नहीं जाते। इसे ऐसे भी समझ लेते हैं कि आप कहीं खरीदारी विशेष के लिए मान लिया किसी एक स्थान विशेष पे जाते हैं, तो वहाँ आसपास कपरेला बाज़ार में आप गए, तो उसके बाद आपने वहाँ से जो भी वस्तुएं खरीदनी थी आपने खरीद ली, लेकिन उसमें कोई दुकान तय नहीं है। हाँ, आप 100-200 मीटर के दायरे में ही जाते हैं और ख़रीद के लाते हैं। तो आपकी प्रकृति कैसी है? खरगोश की प्रकृति की। यहाँ इन गुडविल के अध्ययन में आप स्वयं जान लीजिए कि आप किस तरह के ग्राहक, किस तरह के नेचर वाले ग्राहक हैं। आपकी प्रकृति खरगोश की है, चूहे की है, कुत्ते की है, या बिल्ली जैसी प्रकृति है आपकी। कुल मिलाकर के जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि व्यवहार में ये अलग अलग टाइप की ख्यातियाँ देखने को नहीं मिलती। दीज आर जस्ट कैटेगरीज। ठीक है, ख्याति में बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है। ख्याति पर स्थान विशेष, संचालन की विधि, व्यवसाय की प्रकृति, संचालकों का व्यक्तित्व, व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय की अनुकूल परिस्थितियाँ, इन सारी बातों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा इसका थ्योरी पोर्शन। इसके बाद में बात आती है कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि है इसमें औसत लाभ विधि। फिर और कुछ विधियाँ हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। औसत लाभ विधि जो है ना, यह भी दो प्रकार की होती है। वह है सरल औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। सबसे पहले हम औसत लाभ विधि में जानेंगे कि सरल औसत लाभ विधि क्या है। सरल औसत लाभ विधि ही दरअसल औसत लाभ विधि मानी जाती है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, काफ़ी सरल विधि है। इसमें हमें सबसे पहले पिछले कुछ वर्षों के शुद्ध लाभों को जोड़ देना होता है। ठीक है, यदि किसी वर्ष हानि हो जाए तो उसे उसमें से घटा देना होता है। जो भी प्राप्त होगी राशि पिछले कुछ वर्षों का कुल लाभ और हानि एडजस्ट करने के बाद, जोड़ने के बाद, उसको वर्षों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो औसत शुद्ध लाभ आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम गुडविल निकालने में। तो औसत शुद्ध लाभ निकालने की तरीका तो वही है जिससे आप औसत मूल्य निकालते थे, वही तरीका है। औसत मूल्य का फार्मूला क्या होता था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद आ रहा है ना? तो औसत में क्या है? पदों का योग, यानी कि कुल 4 मान लिया 5 वर्ष लिए तो 5 वर्षों के कुल लाभ बटे 5। और ऐसा करने से आपका गुडविल आने के लिए क्या आ जाएगा? औसत शुद्ध लाभ आ जाएगा। जो औसत शुद्ध लाभ हो गया, इसको आप वर्षों के क्रय संख्या से करते हैं मल्टीप्लाई। अब ये वर्षों की क्रय संख्या क्या होती है ये हम आपको अभी बता देंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि जो आप औसत शुद्ध लाभ निकालेंगे उसको वर्षों के क्रय संख्या से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, औसत लाभ निकालने का उद्देश्य यह जानना होता है कि भविष्य में व्यवसाय को सामान्यतया प्रतिवर्ष कितना अनुमानित लाभ होगा, और जितने वर्षों के लिए ऐसे लाभ की संभावना होती है वही ये वर्षों की क्रय संख्या होती है। जैसे मान लिया आज हम एक साझेदार के तौर पे किसी फर्म में प्रवेश ले रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि फर्म की जो गुडविल है वो बहुत पुरानी है, और कुछ अगर नया नहीं भी होता है तो इस गुडविल के आधार पे अगले 3 वर्षों तक फर्म अर्निंग करती रहेगी। ठीक, इस गुडविल के आधार पे। तो यहाँ वर्षों के क्रय की संख्या या नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 में। तो आप गुडविल की गणना इससे बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। एक फर्म की ख्याति गति 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पर, देखिए 2 वर्षीय क्रय दिया गया है यहाँ पे, तो आंकी जानी है। कैसे ख्याति की गणना करनी है? देखिए 2010 का लाभ दिया है, 11 का लाभ है, वर्ष 2012 में हानि हो गई 7,000, 13 का लाभ है और 14 का लाभ है। ख्याति की गणना करने के लिए आपको औसत लाभ सबसे पहले निकालना है। तो औसत लाभ का फार्मूला क्या होगा? 5 वर्षों के लाभ बटे संख्या 5। तो देखिए लाभ में एक हानि भी है तो 7,000 माइनस हो जा रहा है, बाकी ये सब जुड़ेंगे तो अल्टीमेटली जब आप इनके योग को 5 से डिवाइड करोगे तो 8,000 आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने 2 दे रखा है तो 16,000 आपकी गुडविल हो गई।
ये थी सरल औसत लाभ विधि। ठीक है। अब इसके बाद में उदाहरण नंबर आपको 18 देखना है। 18 में कुछ बातें बताई गई हैं। 18 में क्या बताया गया है कि जब आप औसत लाभ विधि का उपयोग कर रहे होते हैं तो औसत लाभ की गणना करते समय वार्षिक लाभों में से कुछ समायोजन करने की ज़रूरत होती है। उनमें पहला होता है कि वर्ष की जो असाधारण हानि होती है, संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ में उसे जोड़ लेना चाहिए। अगर कोई असाधारण आय मिली है तो उसको शुद्ध लाभ में से घटा देना चाहिए। विनियोगों से प्राप्त आय को संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ से घटा देना चाहिए। साझेदारों के पारिश्रमिक को जो अभी तक नहीं दिया जाता था परंतु भविष्य में देना है, तो अब अगर भविष्य में देना है तो इन्हें भी लाभों से घटा करके तब आपको लाभ निकालना चाहिए। तब आपको लाभ लेने चाहिए औसत लाभ के तौर पे, औसत लाभ निकालने के लिए लाभ के तौर पे। ठीक है। यानी कि जो भी लाभ अवेलेबल हैं, अगर उसमें कहीं साझेदारों का वेतन जो भविष्य में दिया जाना है वो दिया गया है तो आप उसे घटा देंगे, उसके बाद के लाभ को आप जोड़ेंगे। और गैर संचालन आय, जैसे किराए से आपको कोई आय मिली है तो इसे भी घटाना होगा। ठीक है। तो एक उदाहरण है 18। इसमें से देखिए, जो ऊपर आपने अभी थ्योरी में पढ़ा कि क्या क्या घटाया गया है। देखिए, अनुराधा ने मुमताज़ का व्यापार 1 जनवरी 2012 को जब खरीदा तो पिछले 3 वर्ष में मुमताज़ के व्यापार के निम्नलिखित लाभ हुए थे। 2009 में 40,000 कमाए थे, 2010 में 50,000, 2011 में 45,000। लेकिन पहले 2009 के 40,000 में से 5,000 असामान्य लाभ के सम्मिलित हैं। तो अगर असामान्य लाभ है तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, 10,000 असामान्य हानि चार्ज की गई थी तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 11 में 5,000 वार्षिक बीमा प्रीमियम नहीं घटाया गया है जो इस साल कराया गया है। तो ये 5,000 वार्षिक बीमा प्रीमियम नहीं घटाया गया है तो इसको तो आपको बेसिकली एडजस्ट करना पड़ेगा और इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। देखिए, वैल्यूएशन आप गुडविल करने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे सही सही। तो प्रॉफिट फॉर 2009 कैसे आएगा, 40,000 में से 5,000 आपने क्या करा है, लेस कर दिया तो ये 35,000 हो गए। प्रॉफिट 2010 में 50,000 था, उसमें 10,000 ऐड किए तो कितना हो गया, 60,000 हो गया। और जो आपका ये प्रॉफिट था 45,000, 45,000 को अगर आप ध्यान से समझें तो 45,000 में ये जो 5,000 वार्षिक बीमा प्रीमियम है ये नहीं घटाया गया है जो इस साल कराया गया है। तो नहीं घटाया गया है तो यहाँ भी घटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वार्षिक बीमा प्रीमियम जो है वो इस साल कराया गया है। ठीक है। ये इसमें घटाया नहीं गया तो जो बीमा प्रीमियम है वो इसमें घटाए जाने की ज़रूरत इसलिए अब भी नहीं है क्योंकि ये वार्षिक बीमा प्रीमियम है। तो ये वार्षिक बीमा प्रीमियम ना इसमें घटाया गया है ना ऊपर की चीज़ों में घटाया गया है, तो ये माना जाएगा कि ये सभी में घट जाएगा। ठीक है। ये एक ऐसा खर्चा है जो हर साल आगे होने वाला है। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि कोई अगर साझेदार को मिलने वाला कोई सैलरी है तो वो हम सभी में घटा के दिखाते हैं। तो आप चाहें तो ये 5,000 जो है ना सभी में से अलग अलग घटाएं, 40,000 में से, 50,000 में से और 45,000 में से। चाहें तो आप ये कर लें कि पहले आप इसे बगैर एडजस्ट किए आप इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। देखिए, निकाल लिया गया है। 1,40,000 को 3 से डिवाइड किया गया तो आया कितना, 46,667। और ये 5,000 रुपये तो आपको एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा हर साल, तो आप इसे घटा देंगे अलग से। तो ये कितना आ जाएगा, 41,667। मैं आपको अभी बता रहा था कि ये 5,000 हर साल घटने, क्योंकि ये एनुअल है। आप चाहें तो जब आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे थे 2009 के लिए तो 40,000 में से 5,000 तो आपने एबनॉर्मल गेन के घटा दिए, 5 लाख आप इंश्योरेंस, 5,000 आप यहाँ इंश्योरेंस के भी घटा सकते हैं। तो बाहर कितना आ जाता, 30,000। इसी तरह से यहाँ जो आपका 2010 का था इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस के ऐड किए थे 10,000, मगर 5,000 आप इंश्योरेंस के घटा दीजिए तो यहाँ कितना जाएगा, 55,000। और यहाँ कितना आ जाएगा, 5,000 घटाने के बाद 40,000। तो जब आप करेंगे बेसिकली तो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे ये 5,000 घटने के बाद कितना बचेगा, 1,25,000। 1,25,000 को सॉरी ये कितना बचेगा अभी बताते हैं, 30,000, 55,000, ये आपका कितना हो गया, 30 और 55, ये आपका हो जाएगा 90 और 40। तो ये कुल मिला करके हो जाएगा आपका 90 और 40, 1,30,000। राइट, नहीं माफ़ कीजिएगा, 90 और हाँ 40 ही तो है ये। तो 90 और 40 से 1,30,000 आएगा, जिसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 41,667 आ जाएगा। ठीक है।
अरे भाई 30,000 प्लस 55,000 एंड 40,000। हाँ मैं गड़बड़ कुछ बोल रहा था, ऊपर 30 आएगा ना। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1,25,000। इसको आप करेंगे 3 से डिवाइड और फिर उसको आप परचेज ईयर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आपका आएगा ये इतना ही आ जाएगा जितना यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नीचे इन्होंने बता रखा है नोट में कि 5,000 का बीमा आवर्ती प्रकृति का है, हर साल होगा, इसीलिए इसे हर वर्ष में घटाना होगा। तो ये तो हो गई सरल औसत लाभ विधि। दूसरी है भारत औसत लाभ विधि। में भारत औसत लाभ विधि भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि जो लाभ होते हैं अलग अलग वर्ष को, वो तो होंगे ही लाभ, उनमें से प्रत्येक वर्ष को आप अलग अलग भार देंगे। ठीक है, और फिर उनको उनसे मल्टीप्लाई करके आप इसकी गणना करेंगे। तो कैसे करते हैं, जैसे मान लिया 2009, 10, 11, 12 के भार जो 1, 2, 3, 4 दे दिए गए, तो जो भी इनका लाभ होगा उनको आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो टोटल वेट आएगा उसे आप बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। इसे कैसे करते हैं आप एक उदाहरण से समझिए ज़रा। अच्छा, ये कैसे बेहतर मानी जाती है इसको ज़रा जान लीजिए, क्योंकि यह विधि सबसे नवीन वर्ष के लाभों को सबसे अधिक महत्व प्रदान करती है। करना भी चाहिए, क्योंकि जो इस वर्ष का लाभ है उसी के आधार पे आप आगे लाभ कमाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो करंट ईयर के लाभ को ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है, ज़्यादा भार दिया जाता है, और पहले के जो वर्ष होते हैं उनके लाभों को उतना भार नहीं दिया जाता। एक उदाहरण है जिसमें 11, 12, 13, 14 और 15 में कुछ प्रॉफिट्स कमाए गए हैं, और आपको कहा गया है कि भारित औसत लाभ के 2 वर्षों के आधार पे, 2 वर्षों के क्रय के आधार पे आप इसकी गणना कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। अगर आप करने के लिए चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ आपने ईयर उतार लिए हैं, फिर इनके प्रॉफिट्स उतार लिए और वेट दे दिए हैं। वेट कैसे, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट इंटू वेट करना है, प्रॉफिट इंटू वेट करना है, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 43,000 गुणे 1, 43,000, 50,000 गुणे 2, 1,00,000, ऐसे ही इसका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 9,84,000, जिसे आप वेट्स का जो टोटल है इसे आप सिग्मा डब्ल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे आप सिग्मा पी बोल सकते हैं। आप चाहें तो फार्मूला इसका लिख सकते हैं सिग्मा पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। और इस तरह से आप जब ये करेंगे तो ये 65,600 आ रहा है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल के लिए आपको नंबर आप परचेज ईयर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 1,31,200 आपकी हो गई गुडविल। तो फिलहाल आज के रिकॉर्डिंग में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और आप इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें एक बार ध्यान से सुनेंगे, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह भी आपको करने हैं आज।